अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। आप सभी का ज्ञान सुधा चैनल में बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है इसकी 3 मुख्य बातें हैं। सबसे पहले तो जब हम आज FW टेलर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो जो भी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आप जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं और उसमें जब आप MCQ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो उन क्वेश्चंस को कैसे आप अटेम्प्ट करें और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए जिस प्रकार का माइंडसेट और जिस प्रकार के इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स हम लोगों को चाहिए वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वीडियो के अंत में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। FW टेलर पे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और पिछले कुछ सालों में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं इस बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जब हम बात करते हैं FW टेलर की तो FW टेलर ऐसे पहले विद्वान थे जिन्होंने प्रबंध को अंगूठे के नियम से बाहर निकलकर एक व्यवस्थित वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। तो इस तरीके से हम FW टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का पितामह कहते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर इस पे बनता भी है कि हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट तो आप बता सकते हैं कि FW टेलर इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर ऐसे पहले विद्वान थे जिन्होंने कहा था कि गलती करो और सुधार के स्थान पर निश्चित नियमों के आधार पर प्रबंध का संचालन करना ही वैज्ञानिक प्रबंधन है। और टेलर का जो वैज्ञानिक प्रबंधन था उसके कुछ उद्देश्य थे, जैसे अधिकतम और पारस्परिक समृद्धि लाना, कार्यकुशलता में वृद्धि करना, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना, सहयोग और समन्वय की स्थापना। ये कुछ ऐसे मुख्य बिंदु थे जो वैज्ञानिक प्रबंध से संबंधित हैं। जब हम बात करते हैं टेलर के अनुभव और प्रयोगों पे तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन इसका सीधा सीधा आ सकता है कि इन 3 ऑप्शंस में से हो सकता है कोई एक ऑप्शन आपको दिया हो और 3 गलत ऑप्शंस दिए हों और आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न अध्ययनों में से कौन सा टेलर से संबंधित है। तो इस प्रकार से भी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। या फिर क्वेश्चन यूँ आ सकता है कि आपको नीचे 3 ऑप्शंस ऐसे दिए जाएं जो टेलर के एक्सपेरिमेंट्स और उनके एक्सपीरियंसेस से संबंधित हैं और एक गलत दिया जाए। तो जब हम बात करते हैं टेलर के अनुभव और प्रयोगों की तो सबसे पहले हम बात करते हैं समस्या का अध्ययन। टेलर ने निजी और सरकारी कंपनियों में काम करके जो उपक्रम थे तथा जो कंपनियां थीं उनकी समस्याओं का अध्ययन किया। डेट इज़ नोन एज हिज स्टडी ऑन द प्रॉब्लम्स। समस्याओं का जो अध्ययन किया गया वो इस चीज़ से संबंधित है। जब हम थकान अध्ययन की बात करते हैं तो थकान अध्ययन में जो टेलर ने किया था, अपना जो स्टडी करी थी वो बेसिकली ये था कि कार्य करने में आने वाली जो गिरावट तथा जो शारीरिक स्थिरता की हम बात करते हैं वो इस अध्ययन से संबंधित थी। मीन्स जो थकान हो जाती है काम करते वक्त कार्मिकों की, उनकी शारीरिक दुर्बलता है या विश्राम की कमी है या कार्य की जो दशाएं हैं, जो आपका सर्कमस्टेंसेस है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, इन सब चीज़ों का उन्होंने अध्ययन किया था। डेट इज़ रिलेटेड टू थकान अध्ययन। यदि हम बात करते हैं मिडवेल अनुभव की तो टेलर ने मिडवेल स्टील कंपनी में कार्य करते हुए जो कुछ देखा और समझा था उसको मिडवेल अनुभव कहा गया है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की दृष्टि से इतनी जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी। यदि हम बात करते हैं कि टेलर की जो वैज्ञानिक प्रबंधन थी उसकी क्या विशेषताएं थी, तो सबसे पहली जो विशेषता थी वो सबसे पहले ये था कि कार्य को नियोजित करने की व्यवस्था की गई थी। डेट इज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट ना, कि विज्ञान की तर्ज पे या जैसे विज्ञान में सिद्धांत होते हैं उस प्रकार से कुछ ऐसे सिद्धांत बनाए जाएं। तो सबसे पहले तो था इनका कार्य करने के लिए नियोजित व्यवस्था, एक प्लान्ड सिस्टम होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। दूसरा, मानव के हितों के प्रति उदार दृष्टिकोण। इनका मानना था कि श्रमिकों को और प्रबंधकों के बीच एक सहयोगात्मक रिलेशन होना चाहिए और श्रमिकों को मशीन न समझ के मानव समझ के उनकी
हितों की रक्षा करनी चाहिए और उन पे भी ध्यान देना चाहिए। तो मानव हितों के प्रति भी उनका एक लिबरल दृष्टिकोण था। संसाधनों का उचित प्रयोग मीन्स जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका किस प्रकार से हम लोग सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं ताकि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। साथ ही साथ उन्होंने वैज्ञानिक विधियों पर बल दिया था। डेफिनेटली साइंटिफिक मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये तो आना ही है। उन्होंने श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण पे भी बहुत जोर दिया था कि भाई डिवीजन ऑफ लेबर जिसे हम लोग कहते हैं उस पर उन्होंने एम्फसाइज किया था और उनका मानना था कि सबके बीच में कार्य और उत्तरदायित्वों का स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए, स्पष्ट बंटवारा होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वैज्ञानिक प्रबंध की जो विशेषताएं हैं उनसे संबंधित थी। जब हम वैज्ञानिक प्रबंधन की बात करते हैं तो इससे संबंधित दो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले टॉने ने प्रबंध को नए विचार को जो इसका जो मैनेजमेंट का जो ये नए अप्रोच आई थी, जो नए थॉट्स आए थे, उसको विज्ञान का प्रबंधन नाम कह के बुलाया था। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि विज्ञान का प्रबंध नाम किसने दिया। इसके अलावा लुइस डी ब्रेडिस ने सबसे पहले टेलर की विचारधारा को वैज्ञानिक प्रबंधन का नाम दिया था। तो क्वेश्चन इस पे सिंपल सा बन सकता है कि निम्न में से कौन से ऐसे विचारक हैं जिन्होंने टेलर की विचारधारा को वैज्ञानिक प्रबंधन का नाम दिया था। तो आपके साथ जो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ उसका मेन मोटिव यही है कि आप ऐसी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें, ऐसे फैक्ट्स गैदर कर सकें जो कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो आप क्वेश्चंस करेंगे उसको अटेम्प्ट करने में आपको आसानी होगी। जब हम बात करते हैं वैज्ञानिक प्रबंध के क्या सिद्धांत थे, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कर्मचारियों का वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण। वैज्ञानिक रूप से विकसित कार्य को प्रभावी ढंग से किया जाए, इसके लिए कार्मिकों का शारीरिक और मानसिक गुणों के आधार पर उनका चयन होना ज़रूरी है, ऐसे टेलर का मानना था। तो यह मानव संसाधनों के विकास को टेलर ने बहुत ज़्यादा महत्व दिया था, जो कि वर्तमान समय में भी यदि हम देखें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज भी जब हम अगर सिविल सर्विसेज की बात करते हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की हम लोग बात करते हैं तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो मेरिट के हिसाब से होता है और वो अपनी उन सेवाओं को अच्छे ढंग से दे सकें उसके लिए भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग भी आज के ज़माने में भी एक इंटीग्रल पार्ट है। यदि हम बात करते हैं कार्यों के लिए विज्ञान का विकास, इससे टेलर का कहने का मतलब ये था कि जो प्रत्येक कार्य है उसके लिए विज्ञान का विकास करना चाहिए और अंगूठे के नियम को हटा देना चाहिए। अंगूठे का नियम, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि किसने कहा था कि अंगूठे का नियम हटा देना चाहिए, तो आप ये बता सकते हैं कि टेलर ने दिया था। और किसके एवज में दिया था? वैज्ञानिक प्रबंधन से संबंधित उन्होंने जो अपने सिद्धांत दिए थे उसमें इस बात का जिक्र था कि भाई कार्य के लिए विज्ञान का विकास होना चाहिए और अंगूठे के नियम को हटा देना चाहिए। यदि हम बात करते हैं कि प्रबंधकों और कर्मचारियों के मध्य समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन की वो बात करते हैं, उनका मानना था कि भी उनके बीच में सहयोग भी होना चाहिए और समन्वय की भावना भी होनी चाहिए। टेलर के अनुसार कर्मचारियों में हर समय यदि सहयोग की भावना बनी रहती है तो इससे एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, प्यार, विश्वास आदि की भावना उभरने से मानसिक क्रांति का संचार किया जाता है। मेंटल रेवोल्यूशन पे टेलर ने जिक्र किया था जिसका हम आगे और मैं आपको बताऊंगी। उनका मानना ये था कि प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच में कार्य और उत्तरदायित्व का विभाजन होना चाहिए। थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने इस बात का जिक्र किया था कि वैज्ञानिक प्रबंधन की जो विशेषताएं थी उसमें से एक खास बात ये थी कि कार्य और उत्तरदायित्वों का विभाजन। टेलर ने बेसिकली जो प्रबंधकीय मान्यताएं थी उनके विपरीत कर्मचारी प्रबंधकों के मध्य समान रूप से श्रम विभाजन और उत्तरदायित्व के विभाजन पर बल दिया था। और इसी से संबंधित कुछ फ्रेजेस निकले थे जो मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला था विज्ञान
ना कि अंगूठे का नियम, जिसका जिक्र मैंने आपसे पहले ही किया था। कई जगह ये लिखा हुआ आ जाता है सौहार्द ना कि संघर्ष, और इसके अंतर्गत मानसिक क्रांति की बात कही गई थी। कहीं कहीं ये लिखा आता है कि सहयोग न कि व्यक्तिवाद, ये भी इसी से संबंधित है। सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन, ये भी इसी विचारधारा को एम्फसाइज करता है कि प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच में कार्य और उत्तरदायित्वों का विभाजन होना चाहिए। जब हम बात करते हैं वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों की, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है वो आता है कार्यात्मक फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप की टेलर बात करते हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप से मानना यह है कि जो कार्य की विशेषज्ञता और श्रम विभाजन के आधार पर यह सिद्धांत निकाला गया था, और यह सिद्धांत बेसिकली आदेश की एकता के विरोध में प्रतिपादित किया गया था। तो क्वेश्चन आप लोगों को दो तरीके से आ सकता है बेटा। या तो ये आएगा कि नीचे जितने भी मैंने आपको तकनीकें लिखी हैं और जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी अभी, तो हो सकता है उसमें से 3 तकनीकें दे रखी हैं और एक कोई गलत ऑप्शन हो, तो आपको क्वेश्चन ये बनेगा कि निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकें नहीं हैं, ठीक है। या फिर कोई एक ऑप्शन आपको दिया होगा और 3 ऑप्शंस गलत दिए होंगे, तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि वैज्ञानिक प्रबंध की निम्न में से कौन सी तकनीक है। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं समय और गति अध्ययन की, जब हम बात करते हैं, जो सेकंड पॉइंट है हमारा, तो इसके द्वारा संगठन में श्रम और शक्ति की बचत की जा सकती है, ऐसा मानना था। और किसी भी कार्य में लगने वाले समय को वैज्ञानिक तरीके से काम करते हुए उसका निर्धारण किया जा सकता है। कुछ और तकनीकी थी, जैसे अपवाद का प्रबंधन, कार्य अध्ययन और मानसिक क्रांति या परिणामात्मक मजदूरी की हम बात करते हैं। यहाँ पे जब मैं मानसिक क्रांति की आपसे बात करती हूँ, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि इस पे क्वेश्चन कई बार बन जाता है। मेंटल रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, बेसिकली मानसिक क्रांति को टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का सार कह सकते हैं हम लोग। मानसिक क्रांति को टेलर द्वारा दिए गए जो सिद्धांत दिए गए थे, उसमें उनका कहना था कि कार्य का विज्ञान या वैज्ञानिक रूप में चयन करना, प्रशिक्षित श्रमिकों को प्रबंधन के लिए करना, ये सब चीज़ें मानसिक क्रांति के अंतर्गत आती हैं। ये उसका सार तत्व था। अब यदि हम बात करते हैं कि टेलर की मुख्य पुस्तकें, क्वेश्चन बन जाता है कि नीचे आपको 3-4 ऑप्शंस दिए होंगे, या कभी कभी मैच द फॉलोइंग भी आ जाता है। एक तरफ ऑथर्स दिए होते हैं और दूसरी तरफ बुक्स का नाम दिया होता है। तो आप जब भी अपने नेट स्लेट की तैयारी करें, तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखना कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स हैं, उनकी जो भी पब्लिकेशंस हैं, जो भी बुक्स हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं, वो आपको याद होने चाहिए। F.W. टेलर की जो मुख्य बुक्स थी वो था, एक तो था शॉप मैनेजमेंट, जो उन्होंने सबसे पहले लिखी थी। इसके बाद था द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिससे इस बुक के बाद उनकी काफ़ी चर्चा हुई थी। और बाद में उन्होंने एक और बुक लिखी थी, एडजस्टमेंट टू द वेजेस ऑफ एफिशिएंसी। यदि टेलर के लेखों की बात करें तो उनके 2 मुख्य लेख बड़े ही फेमस हैं। एक है द पीस ऑफ रेट सिस्टम और दूसरा है द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल, जो कि पहली उन्होंने लिखी थी 1895 में और दूसरी लिखी थी उन्होंने 1906 में। क्वेश्चंस जब भी आप प्रिपेयर करें, कोई भी अपना टॉपिक अगर आप करते हैं, तो उसमें आप 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि जब पूरा आप उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स की अगर हम बात करें, तो उनके विरोध में या फिर उनकी आलोचना किस किस ने करी और उस सिद्धांत के या उस मत के सपोर्टर्स कौन थे, इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए और याद करना चाहिए। तो उसी संदर्भ में मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रही हूँ कि वैज्ञानिक प्रबंधन को जो सपोर्टर्स थे उनके, उसमें से 3 लोगों का मैं मुख्य आप लोगों के साथ जिक्र करना चाहूँगी। पहला है गैंट का योगदान। गैंट ने समय अध्ययन के माध्यम से वैज्ञानिक प्रबंध को महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्होंने एक अपना चार्ट निकाला था, एक चार्ट विकसित किया था जिसको हम लोग बोलते हैं गैंट चार्ट। चार्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये
गैंट चार्ट उन्होंने निकाला था, जो बेसिकली समय के विरुद्ध जो कार्य की प्रगति है उसको दर्शा रहा था और यह नियोजन और नियंत्रण में उपयोग होता था। तो गैंट का चार्ट गैंट द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जो मुख्य रूप से वैज्ञानिक प्रबंध का जो आंदोलन था उसको सपोर्ट कर रहा था। उसके जो सिद्धांत थे, उसकी जो विशेषताएं थी, उनको सपोर्ट कर रहा था। दूसरे थे गिलबर्ट और E.H. इमर्सन। E.H. इमर्सन ने अपनी पुस्तक एफिशिएंसी एंड द टेबल प्रिंसिपल्स ऑफ एफिशिएंसी में जो अपने तंत्र को वैज्ञानिक प्रबंध की अपेक्षा दक्षता तंत्र कहा है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से ऐसे विद्वान थे जिन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध के जो आंदोलन था उसको सपोर्ट किया था। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन जो बहुत खास टेलरवाद के विषय में हम लोग बात करते हैं, जो बहुत कम चर्चा में कई बार आता है, वो है स्तेनोखावाद। देखिए ये क्या था, वैज्ञानिक प्रबंध को जो एक रूप रूस में जो हमको देखने को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं स्तेखानोवाद, यानी इसको हम सोवियत संघ, बेसिकली इसका नाम सोवियत संघ है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्तेनोखावाद। इस विचारधारा का प्रतिपादन 1935 में हुआ था और इसके अंतर्गत यह माना जाता था कि उत्पादन में वृद्धि के लिए पुरस्कार तथा पहल का सहारा लिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से इसको रूसी भाषा में स्तेखानोवाइट के नाम से जानते हैं। इस पे क्वेश्चन बन सकता है और ये बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है कई बार, जब हमको नहीं पता होता है कि ये वर्ड ओरिजिन कहाँ से हुआ और इसका अर्थ क्या था। तो बेसिकली ये सोवियत संघ से रिलेटेड है और इसका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि भी जो काम अगर कोई अच्छे ढंग से कर रहा है, उत्पादन में वृद्धि हो रही है, तो उसको पुरस्कार या का सहारा देना चाहिए या उसको प्रमोट करना चाहिए। टेलर के अगर हम वैज्ञानिक प्रबंधन का जो सिद्धांत था, जो बहुत पॉपुलर रहा था, उसके बाद भी इसकी आलोचना कई आधारों पर की गई थी। इसके आधार निम्नलिखित मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे एकांगी का सिद्धांत था, मशीनीकृत सिद्धांत था, या फिर श्रमिकों द्वारा, श्रमिक संघ और प्रबंधकों द्वारा भी इसकी आलोचना की गई थी और ये भी कहा गया था कि मानवीय अभिप्रेरणा का यह सरलीकरण है। इसको मैं आपको केवल टॉपिक से डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन अगर बनेगा तो क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से, अगर आपको क्वेश्चन ये आया कि निम्न में से वैज्ञानिक प्रबंध की सिद्धांत की आलोचना किस आधार पर नहीं की गई है, तो ऐसे में आपको 3 ऑप्शंस, यानी इनमें से कोई 3 ऑप्शंस होंगे और एक कोई दूसरा ऑप्शन होगा जो गलत होगा। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस आधार पर नहीं की गई, और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत की आलोचना किस आधार पे की गई थी। तो क्वेश्चन को इस तरीके से भी ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। इनकी जो आलोचना की गई थी उसमें 2 लोग मुख्य थे। सबसे पहले थे अर्नेस्ट डेल और दूसरे थे एल्टन मेयो। एल्टन मेयो ने वैज्ञानिक प्रबंध तथा समाजवाद को झूठे नारे कहा था और उसे उन्होंने कहा था कि ये एक भीड़ परिकल्पना, रेबल हाइपोथेसिस का सिनोनिम है, यानी ये उसका पर्याय है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि किसने वैज्ञानिक प्रबंधन और समाजवाद को झूठे नारे कहा था, तो आंसर इज एल्टन मेयो। या फिर क्वेश्चन ये बन सकता है कि वैज्ञानिक प्रबंधन को भीड़ परिकल्पना का पर्याय किसने कहा है, उसका आंसर भी एल्टन मेयो ही आएगा। या फिर क्वेश्चन ऐसे घुमाकर आ सकता है कि एल्टन मेयो ने वैज्ञानिक प्रबंधन तथा समाजवाद को क्या कहकर बुलाया था। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन बन सकता है इस पे। अब हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं। काफ़ी कुछ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है, बाकी का भी अभी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। टेलरवाद, आई एम सॉरी, ये गलत टाइप हो गया है। टेलरवाद में किस देश में स्तेनोखावाइट आंदोलन के रूप में लिया गया, तो ये हम जानते हैं कि इसका आंसर सोवियत संघ है। सोवियत संघ में स्तेखानोवाद, जिसको हम सोवियत रूस कह रहे हैं,
उसका प्रतिपादन हुआ था 1935 में। और स्तेफानोवाइट बेसिकली उत्पादन में वृद्धि के लिए जो पुरस्कार का सहारा लिया जाता है उसको सपोर्ट करता है। सो द राइट आंसर इज सोवियत संघ। वैसे तो मैं आपको राइट आंसर बता ही रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो आप खुद भी राइट आंसर गेस कर सकते हैं। पहला वाला क्वेश्चन बहुत इजी कैटेगरी में आता है अगर डिफ़िकल्टी लेवल हम देखें तो। अभी जो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसमें यदि आप देखेंगे तो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध के लिए क्या सही नहीं है। तो बेसिकली ये जो 4 पॉइंट दे रखे हैं इसमें से 3 पॉइंट वैज्ञानिक प्रबंधन का जस्ट है और 1 पॉइंट ऐसा है जो वैज्ञानिक प्रबंधन को सपोर्ट नहीं करता है। इसके जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं वो ये कहता है कि नियोजन और नियंत्रण का केंद्रीकरण होता है, श्रमिकों की कार्यक्षमता को मापा नहीं जाता है, या फिर श्रमिकों की कार्यक्षमता को मापा जाता है लेकिन बढ़ाने का प्रयास नहीं किया जाता, और नियोजन और नियंत्रण का केंद्रीकरण नहीं होता है। तो यदि आपने वैज्ञानिक प्रबंध का जो टॉपिक है वो बहुत ध्यान से पढ़ा है तो आप इसमें गेस कर सकते हैं कि इसका कौन सा सही आंसर है। वैज्ञानिक प्रबंधन श्रमिकों की कार्यकुशलता पे बल भी देता है और वह कहते हैं कि हमें उन्हें पुश भी नहीं करना चाहिए। वहाँ केंद्रीकरण नियोजन और नियंत्रण का नहीं होता है और बल्कि प्रबंधकों और श्रमिकों में समन्वय बना रहता है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए क्या सही नहीं है, यदि हम इसका आंसर देखते हैं तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही नहीं है कि नियोजन और नियंत्रण का केंद्रीकरण होता है। केंद्रीकरण नहीं होता है क्योंकि वो तो कार्य और उत्तरदायित्व के विभाजन का बात कर रहे हैं, डेट इज़ नॉट अबाउट सेंट्रलाइजेशन। तो ये वाला इसका ऑप्शन सही है। यदि हम बात करते हैं कि टेलर के अनुसार प्रबंध सिद्धांत कहाँ लागू हो सकते हैं, बड़े उद्योगों में, मात्र छोटे संगठनों में, घर में, कृषि या चर्च में, या फिर ये सभी। टेलर का मानना था कि वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए कोई बहुत बड़ा एनवायरनमेंट या कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री या बहुत बड़ा कोई उद्योग होना ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो केवल छोटे ही संगठनों में अपनाया जा सकता है। उनका मानना था कि वैज्ञानिक प्रबंध को हम ठीक विज्ञानों की तरह कहीं पे भी लागू कर सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4 कि टेलर के जो प्रबंध का जो सिद्धांत है वो उनके अनुसार सभी जगह लागू हो सकता है, चाहे वो बड़े उद्योग हों, चाहे छोटे संगठन हों, चाहे वो घर हो, कृषि हो या फिर चर्च हो। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्टी लेवल अगर हम देखें तो बहुत ही इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन या कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट नहीं है इन क्वेश्चन में। यदि हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो उसमें हम ये पाते हैं कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिक प्रबंधन किन बातों पर जोर देता है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि इसके विषय प्रबंधन के विषय में क्या बात सही नहीं है। उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक प्रबंधन किन बात पे जोर देता है, किन चीज़ों पर फोकस करता है, किन चीज़ों को एम्फसाइज करता है। तो हम सभी जानते हैं कि वो कहते हैं कि कार्यों का विशिष्टीकरण होना चाहिए, वो प्रशिक्षण की भी बात करते हैं, सिलेक्शन के लिए वो कह रहे हैं कि तकनीकी योग्यता होनी चाहिए, और एक लॉजिकल और जिसे हम लोग कहते हैं कि भी पहले से अनुमान होना चाहिए ताकि आप उस कार्य को कर सकें। तो इसके जो चारों ही ऑप्शन हैं ये सही हैं। तो अब मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। यदि इस तरीके का क्वेश्चन बनता है तो वो उसके आगे लिखेंगे कि नीचे दिए हुए कोड में से आप सही उत्तर चुनिए। तो कोड में ऑप्शंस हो सकते हैं कि केवल फर्स्ट 2 हो सकते हैं, फर्स्ट 3 हो सकते हैं, या फिर इस तरीके से। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा उसमें ये चारों ही पॉइंट इंक्लूड होंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल आप कह सकते हैं, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। टाइम टेकिंग ज़रूर है क्योंकि जो भी क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं कि आप कोड देखिए या मैच कीजिए, वो इन कंपैरेटिव टू दूसरे क्वेश्चंस थोड़ा सा अधिक टाइम लेते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जो कि सन 2014 में आया था। ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन वैज्ञानिक प्रबंध की आलोचना से संबंधित है।
जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि आप जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स करें तो दो चीज़ों का ध्यान रखिए कि उस एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स द्वारा दी गई जो भी थ्योरी है, जो भी सिद्धांत है, उसके सपोर्टर्स कौन हैं और ऐसे कौन हैं जिन्होंने उसका क्रिटिसिज्म किया, उसकी आलोचना की है। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, कार्ल जी बार्थ, गेंट, इमर्सन या फिर रॉथलिसबर्गर। तो राइट आंसर इज रॉथलिसबर्गर। रॉथलिसबर्गर ऐसे थे जिन्होंने टेलरवाद को ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया था, बाकी जो तीन थे वो उसके सपोर्टर थे। तो क्वेश्चन जब भी कभी इस तरीके से आता है तो आप ध्यान दीजिए कि कितने ऑप्शंस सही हैं या गलत हैं। जब भी आपसे पूछा जा रहा है कि क्या नहीं है, इसका मतलब नीचे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से 3 सही हैं और 1 गलत है। तो क्वेश्चंस इस तरीके से कई बार ट्विस्ट होकर आते हैं, और जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो कभी कभी, वेरी रेयर, अननोइंगली हम लोग जो राइट ऑप्शन है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो एनी हाउ इस तरह के क्वेश्चंस नेट में बहुत आते हैं, स्पेशली सन 2016 में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आए थे जहां पर पूछा गया था विच इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास में हम लोगों ने टेलर की जो मुख्य सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों की आलोचना, उन सिद्धांतों का क्या सपोर्ट किया गया था, कहाँ ज़्यादा प्रचलित थी, इन पे चर्चा करी, और साथ ही टेलर से संबंधित जो उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध के जो विचारधारा दी थी उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।